बाजारों के लिए आज मजबूती के संकेत। अमेरिकी बाजार 1%, यूरोप के बाजार 3.5% की तेजी के साथ बंद। क्रूड में बढ़त और ईसीबी के बयान से मिला सहारा। निफ्टी से भी तेजी के संकेत। 1% की बढ़त के साथ 7,550 के पार। तो क्या निफ्टी की आज 7,550 का आंकड़ा होगा पार? जानेंगे एक्सपर्ट से। देखते हैं आप। इस सत्र में पास हो सकता है जीएसटी और बैंक्रप्सी बिल। शुक्रवार को आधार बिल पास होने के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जताई उम्मीद। विलफुल डिफॉल्टर डिक्लेयर हुई है रिजर्व बैंक के सिस्टम से, तब उस व्यक्ति को सिक्योरिटीज मार्केट में रिटेल से पैसा उठाने का हक नहीं होना चाहिए, तो हम उनको बार कर रहे हैं। विलफुल डिफॉल्टर्स को अब नहीं मिलेगा पैसा। अधिग्रहण पर भी रोक। कंपनियों के बोर्ड से भी होंगे बेदखल। सेबी की बोर्ड मीटिंग का आउटकम। शेयर बाजार में काले धन का एक बड़ा मामला आया सामने। सेबी ने 15,000 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी पकड़ी। 167 कंपनियों की ट्रेडिंग पर रोक। आईटी के निराशाजनक आंकड़ों के बाद आज सबकी नजर अब सीपीआई और डब्ल्यूपीआई के आंकड़ों पर। लगातार तीसरे महीने गिरा इंडस्ट्री का प्रोडक्शन। और सरकार कराएगी टेलीकॉम कंपनियों की जांच। सीएजी रिपोर्ट में 6 टेलीकॉम कंपनियों पर आय कम कर दिखाने का आरोप। भारती, आइडिया, आरकॉम के खातों की होगी जांच। और दुनिया भर के बाजारों से आज हफ्ते की शुरुआत के लिए बेहतरीन संकेत और एफआईएस की खरीदारी फिर से लौटती हुई दिख रही है। बड़ा सवाल है कि क्या 7,550 के पार निकलकर आज बाजार टिक पाएंगे? इस पर होगा हमारा खास फोकस। नमस्कार, मार्केट काउंटडाउन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अनिल सिंह। नमस्कार और मैं हूं हेमंत खई और हमारे साथ हमारे 3 खास मेहमान आज जुड़ रहे हैं। जी हां, टेक्निकल राय देने के लिए हमारे एक्सपर्ट मानसजायसवाल.com के मानस जायसवाल तो हैं ही, साथ ही प्रकाशगावा.com के प्रकाश गावा भी हमारे साथ हैं। प्रिसीजन इन्वेस्टमेंट सर्विसेज के अविनाश कुरशकर भी हमारे साथ कुछ ही देर में जुड़ेंगे। आप सभी का स्वागत है। लेकिन सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा, ये बताइए, एक अच्छी तेजी के बाद पिछला हफ्ता कंसोलिडेशन के दिन के नाम चढ़ा। क्या लगता है 7,550 के ऊपर हम खुल सकते हैं, जा सकते हैं, लेकिन क्लोजिंग भी हो सकती है क्या? पूरी संभावना है। और सबसे बढ़िया बात हेमंत ये रही कि एक अच्छी तेजी होने के बाद जिस तरह से बाजार को रुकना चाहिए, तेजी और मंदी करने वाले दोनों ट्रेडर्स को मौका मिले एक दूसरे को भांपने का, उनकी ताकत परखने का, वो पिछले हफ्ते हो गया। अब चूंकि ग्लोबल मार्केट थकने का नाम नहीं ले रहे हैं, मजबूती काफी बेहतर होती हुई दिख रही, तो इस बात की पूरी संभावना मुझे नजर आ रही है कि बाजार एक ब्रेकआउट और ऊपर की तरफ देने के लिए तैयार है, जो 150 से 200-250 पॉइंट तक की तेजी का बन सकता है इसमें। तो ये हफ्ता बेहतर रहने की संभावनाएं तो कम से कम नजर आ रही है। और उस लिहाज से मुझे लगता है, और साथ ही डेटा भी काफी बेहतर होते हुए दिख रहे हैं, जिसे हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। लेकिन जो कुछ भी सेटअप है उसको देखकर लग रहा है कि बाजार आज 7,550 के पार जाने के लिए तैयार होते हुए दिख रहे हैं। अब पिछले हफ्ते हमने 7,550 को 3 बार अटेम्प्ट किया और वहां पर रुके हैं, इसीलिए शायद उसके पार निकलने के बाद मुझे लगता है कि एक बेहतरीन शॉर्ट कवरिंग होती हुई दिखेगी। मुझे लगता है आज निफ्टी अगर 7,550 के नीचे खुले, वहां पर खरीदारी करनी चाहिए। 7,450 आपका स्टॉप लॉस बनेगा। 7,575, 7,625 ये 2 लक्ष्य आज आप ऊपर की तरफ रखकर चलें, बेहतर होगा। बैंक निफ्टी में भी एक मजबूती बनने की पूरी संभावना है। और बैंक निफ्टी वॉलेटाइल ज्यादा हो रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी में एक इंटरेस्टिंग बात दिख रही है कि उछाल भी काफी शार्प और फास्ट आते हुए दिख रहे हैं। 15,000 के नीचे जब तक बैंक निफ्टी न जाए, घबराने की जरूरत नहीं। 15,350 तो पहला लक्ष्य है, लेकिन 15,500 वहां तक बैंक निफ्टी डेफिनेटली जाता हुआ नजर आ रहा है। और 15,500 के पार निकलना एक चैलेंज बैंक निफ्टी के होगा। तो साफ तौर पर निफ्टी ने 7,500 के पार निकलकर एक अच्छा संकेत दिया। वो संकेत अभी बैंक निफ्टी पर तब आएगा जब बैंक निफ्टी 15,500 के पार निकलेगा। आज के सेशन में मुझे लग रहा है आप उम्मीद करके चल सकते हैं मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में भी एक अच्छी खरीदारी होती हुई दिखेगी। तो ओवरऑल एक बेहतर, एक मजबूत ट्रेडिंग सेशन की उम्मीद कर रहा हूं। जैसा कि आपने देखा पिछले 2 सेशन में हम कह रहे थे कि दोनों तरफ मौके मिलेंगे ट्रेडिंग के, आज वैसा नहीं है। आज तेजी वालों का आज मौका एक तरफ है। साफ तौर पर आप देखिए ग्लोबल मार्केट भी इस तरह के संकेत दे रहे हैं। 3-3% तेजी यूरोप के मार्केट में हुई, यूएस के मार्केट ने बेहतरीन प्रदर्शन दिखाया। और आप देखिए ये महीना जो रहा है इमर्जिंग मार्केट्स के लिए काफी अच्छा रहा है। ब्राजील के बाजार 16%, रशिया 10%, भारत के बाजार भी अब तक इस महीने में 7.5% की तेजी दिखा। जिन लोगों को ये लग रहा है कि हम बहुत बढ़ गए, उन्हें दूसरे बाजार भी देख लेना चाहिए। चाइना के बाजार देखिए जो इतने कमजोर हैं, वो भी 5% तक की रैली इस महीने दिखा चुके हैं। तो एक तेजी बरकरार रहेगी, कहां तक जा सकती है तेजी? चलिए इस सब पर बात करते हैं। प्रकाश गावा हमारे साथ अब जुड़ चुके हैं काफी लंबे समय के बाद। सर स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। बताइए क्या लगता है
एक अच्छी तेजी आज के सत्र में देखने को मिल सकती है? यस, काफी समय के बाद हुआ हो, लगता है घर वापसी। चलो, कुछ अच्छी चीज वापसी हो रही है। थैंक यू। बताइए सर। स्ट्रक्चरली देखा जाए तो 6820 जो हमने लो देखा है, 6825 जो लो देखा है बजट के दिन, वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। इतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है कि उसका जो मिनिमम टारगेट है वो 7702 का है। ओके, अगर ये 7702 तक जाना जरूरी है, अगर वो नहीं जाता है दैट इज साइन ऑफ वीकनेस। तो मैम अब जब 700 पॉइंट की तेजी हुई 5 दिन, इतनी तेजी के बाद जो हमने लास्ट वीक देखा पिछले हफ्ता, ये साइडवेज में था, ट्रंकेटेड वीक था, लेकिन यहां पर भी बुल्स ने 7400 में एक घंटे गाड़ दिए। यस, यहां पर इसको काफी डिफेंड किया है। तो यहां पर तो 7400 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन, साइडवेज चलता है, डिप्स मिल सकते हैं, लेकिन 7400 मुझे लगता है यस ट्रेंच में बढ़ गया है। अपसाइड टारगेट स्टिल ऑन, पहला टारगेट हो सकता है 7550 का, उसके साथ 7600 का, लेकिन 7702 आते दिनों में आप देख पाएंगे। यानी कि 7700 तक की तेजी बन सकती है। निफ्टी में यहां से भी 200 पॉइंट की जगह बाकी है। मानस, निफ्टी पर आप भी खरीदारी करेंगे? बिल्कुल खरीदारी करेंगे अनिल जी। देखिए, जब अगर हम 2 हफ्ते पहले की बात करें, जब हमने निफ्टी में करीब 600 पॉइंट की रैली देखी, उस रैली में निफ्टी ने अपना 50 दिनों का मूविंग एवरेज ब्रेक किया। पिछला पूरा हफ्ता एक कंसोलिडेशन का पीरियड था और जिस तरह के पैटर्न्स बने हैं, ऐसा लगता है कि हमें इस जो कंसोलिडेशन रेंज है 7550 7440, इस रेंज का एक हमें ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। और अगर इसका ब्रेकआउट देखने को मिलेगा तो मैं समझता हूं कि कम से कम अब आप 7800 के टारगेट सेट करके चलें, जो कि 200 दिनों का मूविंग एवरेज है। तो बिल्कुल लॉन्ग करके चलना चाहिए। जहां तक बात ट्रेडिंग की है, 1 से 2 दिनों की है, मैं समझता हूं जो आपके टारगेट रहेंगे वो 7650 के रहेंगे और स्टॉप लॉसेज 7450 के। और जब तक निफ्टी 50 दिनों का मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करता है, मैं समझता हूं कि आपके टारगेट बिल्कुल 7800 के आसपास ही रहने चाहिए। ओके, तो प्रकाश कह रहे हैं 7700 तक जा सकता है, मानस कह रहे हैं 7800 तक के टारगेट्स हैं। तो एक अच्छी तेजी, अनिल कह रहे हैं कि तेजी का ही ध्यान रखना चाहिए। अच्छी रैली भारतीय बाजारों में देखने को मिल सकती है अनिल। और आप देखिए एफआईआई ने जिस तरह से भारतीय बाजारों में खरीदारी करी है, इस पूरे महीने 8600 करोड़ रुपए की कैश मार्केट की बाइंग, बड़ी बाइंग मानी जाएगी। अविनाश की राय भी लेते हैं। एफआईआई तो पॉजिटिव है, कच्चा तेल भी संभला हुआ है, ग्लोबल मार्केट्स भी मजबूत हैं। तो क्या एक अच्छी रैली इस हफ्ते के लिए और आज के लिए आप भी देख रहे हैं? अविनाश, हाय, गुड मॉर्निंग। कैसे अप्रोच करेंगे मार्केट्स को? गुड मॉर्निंग हेमंत। मुझे लग रहा है कि तेजी डेफिनेटली बरकरार रहेगी, क्योंकि जिस प्रकार से 7500 का लेवल मार्केट्स ने मेंटेन किया है और ऊपर से जिस प्रकार का एक्शन हमने पार्लियामेंट में देखा है, मेरे ख्याल से एटलीस्ट थोड़ा बहुत सेंटिमेंट बूस्टर है कि 2-3 इंपॉर्टेंट बिल्स पास हो चुके हैं। रियल एस्टेट बिल पास हो चुका है, आधार बिल पास हो चुका है। तो मेरे ख्याल से ये मार्केट्स उम्मीद लगा रहा है कि आने वाले दिनों में थोड़े से और बिल्स पास होने की एक्सपेक्टेशन है और ये डेफिनेटली मार्केट्स को एक बड़ा बूस्टर है। मेरे ख्याल से 7550 एक अच्छा लेवल रहेगा जहां पे मार्केट्स फर्स्ट कोशिश करेगा कि उसको क्रॉस करे। लेकिन ओवरऑल अगर हम एफआईआई का रवैया देखें तो डेफिनेटली रीएश्योरिंग है। जैसे आपने कहा कि काफी हद तक कैश मार्केट में अच्छी तरह से बाइंग हो गई है और डेफिनेटली आने वाले दिनों में 7600 का लेवल काफी पॉसिबल लग रहा है। तो मुझे लग रहा है डेफिनेटली ये मार्केट बाय ऑन डिप्स वाला मार्केट, बाय ऑन डिप्स का मार्केट है। साफ तौर पर रिफॉर्म्स के ऊपर काफी बुलिश है अविनाश। और एफएम ने वो द वीकेंड कहा है कि जीएसटी और बैंकरप्सी बिल इसको भी अप्रैल के महीने में वो पार कराने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन अनिल, एफआईआई देखिए लगता है कि वो जो बेच रहे थे ना बजट से पहले, इस डर से कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स में कोई चेंजेस ना आ जाए, लगता ये है कि वो नहीं आए हैं। तो एक अच्छी खरीदारी देखने को मिल रही है। कैसे एनालाइज कर रहे हैं आप इस डेटा को? डीआईएस की तरफ से बिकवाली हो रही है इस महीने, अब तक देखिए 5600 करोड़ की हो चुकी है बिकवाली। डोमेस्टिक फंड की बिकवाली से फर्क सेंटीमेंट पर नहीं पड़ता। ये जरूर है कि आंकड़ा तो अहमियत रखता है अगर बिकवाली है तो। लेकिन पिछले हफ्ते जो बाजार ने एक सीमित दायरे में कारोबार दिखा, उसकी एक बड़ी वजह ये थी और हमने डिस्कस भी किया कि कैश मार्केट में एफआईआई की लगातार खरीदारी है, लेकिन वायदा कारोबार में वो स्टॉक फ्यूचर्स में अच्छी खासी बड़ी मुनाफा वसूली कर रहे थे। खासतौर से पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन बुधवार और गुरुवार के उन्होंने दमदार बिकवाली की थी। लेकिन शुक्रवार के जो आंकड़े हैं वो काफी बेहतर आंकड़े नजर आ रहे हैं 2 लिहाज से। कैश मार्केट में तो खरीदारी है ही, 932 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर्स जो एफआईआई ने खरीदे वो काफी अच्छे कहे जा सकते हैं। तो 7500 के ऊपर की वीकली क्लोजिंग देखकर एफआईआई ने डिसाइड कर लिया कि अब बहुत ज्यादा शॉर्ट नहीं रहना चाहिए। इंटरेस्टिंग बात यह भी कि न सिर्फ वो उन्होंने शॉर्ट कवरिंग की है बल्कि फ्रेश खरीदारी भी की और ज्यादा खरीदारी बैंक निफ्टी में होती हुई दिखी है। तो बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों में एफआईआई की तरफ से शुक्रवार के सेशन में खरीदारी होती हुई दिखी है। साथ ही स्टॉक फ्यूचर्स में जो वो बिकवाली कर रहे
जरूरत है वहां आंकड़ा थोड़ा छोटा होता दिखा है। तो वायदा कारोबार के ये मजबूत आंकड़े बता रहे हैं कि आज जैसे ही 7,550 के ऊपर निफ्टी निकलकर टिकता हुआ नजर आएगा, जो कमजोर शॉर्ट्स हैं बाजार में वो शॉर्ट्स कवर होते हुए नजर आएंगे, तो उसका सहारा आपको डेफिनेटली मिलने वाला है। ओके, चलिए तो ये रहा है एफआईएस के आंकड़ों पर। अनिल से कुछ ही देर में पूछेंगे कि एफएनओ से किस तरह के उनको संकेत मिल रहे हैं, लेकिन सबसे पहले आपको पूछते हैं, बताते हैं अपने एक्सपर्ट्स की आज एक टॉप पिक क्या है। अगर एक शेयर उनको ट्रेड करना हो तो वो कौन सा होगा? प्रकाश, शुरुआत आपसे ही बताइए, अगर एक ट्रेड लेना हो तो कौन से शेयर में किस तरफ होगा? लुपिन मुझे ठीक लगता है। स्ट्रक्चर ही पॉजिटिव है, अच्छा बेस बन चुका है, इंडिकेटर्स और 22 मिला, एक बाय मिल रहा है और बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट है अराउंड लुपिन में 1833। मुझे लगता है इसका टारगेट 1900 होना चाहिए। और भी अच्छी तेजी मिले तो शायद 1920 भी हो सकता है वक्त लगे, लेकिन लुपिन मुझे ठीक ही नजर आ रहा है। मानस, आपकी लिस्ट में भी मैं देख रहा हूं 2 स्टॉक और कैपिटल गुड्स स्पेस है, लेकिन हेवल्स को आपने चुना है खरीदारी के लिए। बताएं इसके बारे में। और मैं ये भी बता दूं साथ में कि हेवल्स खरीदारी करने की राय प्रकाश की भी है, तो इस स्टॉक पर हमारे 2 एक्सपर्ट्स बुलिश हैं। बताएं मानस। देखिए, हेवल्स चूज करने का एक बड़ा रीजन ये है कि हमने पिछले दिनों एक बेस बनते हुए देखा है 270 के आसपास स्टॉक में, और पिछले पूरा मंथ अगर आप देखिए तो 290, 289 एक बड़ा रेजिस्टेंस स्टॉक फेस कर रहा था। बट जब फ्राइडे के सेशन में ये रेजिस्टेंस ब्रेक हुए हैं वॉल्यूम्स के साथ, तो मैं तो समझता हूं कि बिल्कुल एक शार्प अप मूव देखने को मिलेगा। अगर ट्रेडिंग की बात करें तो आप 300 तक के टारगेट सेट करके चल सकते हैं और 285 के स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। पोटेंशियल लेकिन स्टॉक में काफी ज्यादा है। ऐसा लगता है कि शायद आने वाले टाइम में हमें 320, 325 तक के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। 320, 325 तक के लेवल्स हेवल्स में देखने को मिल सकते हैं। तो प्रकाश और मानस दोनों ही हेवल्स पर बुलिश हैं और प्रकाश ल्यूपिन पर बुलिश हैं। अविनाश, ये बताइए, अगर एक शेयर आपको आज ट्रेड करना हो तो कौन सा होगा? नहीं, मेरी राय तो प्राइवेट बैंकिंग में मुझे आईसीआईसीआई बैंक पसंद है। इसका कारण यह है कि जिस प्रकार से आधार बिल हो चुका है, इनका एक्सपोजर मोबाइल बैंकिंग में काफी हद तक बहुत बड़ा है। मेरे ख्याल से काफी और भी सेक्टर्स है जो आधार बिल के कारण डेफिनेटली इसमें काफी बड़ा ग्रोथ पोटेंशियल दिख रहा है। लेकिन डेफिनेटली प्राइवेट बैंकिंग स्पेस में आईसीआईसीआई बैंक में जिस प्रकार की रिकवरी स्टॉक प्राइस में निचले स्लो से देखी है, मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में आईसीआईसीआई बैंक कैन बी अ गुड पिक अहेड ऑफ द क्रेडिट पॉलिसी। ओके, चलिए तो आईसीआईसीआई बैंक ये है टॉप पिक अविनाश का, हेवल्स मानस का और प्रकाश का ल्यूपिन। इन 3 स्टॉक्स पर आज आपकी नजर जरूर होनी चाहिए। लेकिन ये बताइए, एफएनओ से किस तरह के संकेत मिल रहे हैं, कितनी तेजी हो सकती है, ट्रेडर्स कहां पर सबसे ज्यादा बुलिश है? देखिए, एफएनओ में सबसे बड़ा संकेत जो है वो ये कि 7,500 के ऊपर की वीकली क्लोजिंग और आज 7,550 के ऊपर निकलने पर जो शॉर्ट्स हैं वो कवर होते हुए दिखेंगे। तो सबसे पहले आपको शॉर्ट कवरिंग का सहारा मिलेगा जो बाजार को थोड़ा और ऊपर ले जाने की कोशिश कर सकता है। तो ऐसे में होगा ये कि अगर आपने एक आध दिन और 7,500 के ऊपर की क्लोजिंग दे दी, जिसकी पूरी संभावना बन रही है, तो फिर होगा ये कि आप बेस को और ऊपर की तरफ शिफ्ट होते हुए देखेंगे और फिर 7,500 बड़े सपोर्ट के तौर पर काम करेगा, क्योंकि अब तक ये रेजिस्टेंस आता हुआ दिख रहा है। तो वायदा कारोबार में पहला संकेत तो वहां पर आता हुआ दिख रहा है। दूसरा, पुट कॉल रेशियो पिछले 2 सेशन में कम होकर 0.96 पर आया है। ये एक अच्छा संकेत है कि बाजार में बहुत बड़ी तेजी की पोजीशन हायर लेवल्स पर नहीं बन रही है, उल्टा ट्रेडर्स सावधान है। डिस्काउंट पूरा निफ्टी का जा चुका है और अब 2 पॉइंट के प्रीमियम पर है। जैसे जैसे कंपनियां डिविडेंड डिक्लेयर करती जा रही वो एडजस्ट होता हुआ दिख रहा है। तो ओवरऑल मैं ये कहूंगा कि वायदा कारोबार के संकेत जो है न्यूट्रल से पॉजिटिव साइड में, और आज एक और 7,500 के ऊपर की क्लोजिंग चाहिए। चलिए, 7,500 के ऊपर की क्लोजिंग अगर मिल जाए तो और तेजी देखने को मिल सकती है। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे टॉप 5 एक्सपर्ट्स जो चार्ट्स को क्लोजली ट्रैक करते हैं, उनका क्या राय निकल कर आ रही है, निफ्टी को आज वो किस तरह से ट्रेड करने की बात कह रहे हैं। ये सब ब्रेक के उस पार। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पर मार्केट काउंटडाउन। वक्त हो गया अब ये जानने का कि टॉप 5 स्टॉक्स कौन से हैं आज जिस पर आज आपकी नजर होनी चाहिए। आयशर मोटर्स और जिस तरह से सारी दिग्गज कंपनियां बड़ा डिविडेंड देती दिख रही है, आयशर मोटर्स ने ऐलान किया है 100 रुपए प्रति शेयर के इंटरिम डिविडेंड का। एनबीसीसी के ऊपर भी नजर रखिए। शुक्रवार को हमने आपको बताया था कि इसकी बोर्ड बैठक होने वाली है स्टॉक स्प्लिट के ऊपर, और बाजार बंद होने के बाद ये आउटकम निकल कर आया कि एक शेयर को 5 हिस्सों में ये बांट रही है। तो इस शेयर पर नजर होनी चाहिए आज। 6 दिग्गज टेलीकॉम कंपनियां
आज यहां पर रेडार पर हैं नेगेटिव खबरों के दम पर। इन टेलीकॉम कंपनियों के खातों की दोबारा जांच की जाएगी सीएजी द्वारा। 46,000 करोड़ की आय उन्होंने कम करके दिखाई, ऐसा आरोप है सरकार का। लिस्टेड कंपनियों में भारती, आइडिया, आरकॉम, टाटा टेली ये जांच के दायरे में होंगे, तो नेगेटिव खबर। यूनाइटेड स्पिरिट्स जो विवादों में घिरी हुई है, इसके लिए एक और मुश्किल की खबर, एचडीएफसी ने 3 लाख गिरवी रखे हुए शेयर अपने कंट्रोल में लिए। टाटा मोटर्स, यहां पर फरवरी महीने की बिक्री के जो आंकड़े आए हैं, ग्लोबल होलसेल बिक्री के आंकड़े, वो इंटरेस्टिंग और बेहतरीन आंकड़े नजर आ रहे हैं। 15 से 17% तक की बिक्री में बढ़त देखने को मिल रही है, तो इंटरेस्टिंग होगा। टाटा मोटर्स का स्टॉक वैसे भी ग्लोबल मार्केट की तेजी में भागता है और इन आंकड़ों के दम पर एक अच्छा रिएक्शन। एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल है हमारे साथ। प्रकाश गाबा, मानस जायसवाल, अविनाश गोरक्षकर अपने पिक्स और साथी स्टॉक्स पर राय देने के लिए। प्रकाश, आपने 2 और इंटरेस्टिंग स्टॉक चुने और दोनों ही हैं एफएमसीजी स्पेस से, बताएं क्या रिकमेंडेशन है आपकी? लगता है गोदरेज कंज्यूमर्स काफी हद तक ठीक ही नजर आया, स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, अच्छा एक अपमूव मिला है। लगता है इसका जो टारगेट है 1340 का होना चाहिए, स्टॉप 1275। और दूसरा है, मुझे लगता है कि एक मैरिको है, यहां पर भी स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। लगता है कि यहां पर जो टारगेट है 255 का होना चाहिए, स्टॉप बिलो 242। ऑलराइट, तो ये वो स्टॉक्स हैं जहां पर आज आपकी नजर होनी चाहिए। प्रकाश गाबा की राय, मैरिको, गोदरेज कंज्यूमर, 2 एफएमसीजी कंपनी, हेवल्स और ल्यूपिन, ये कुछ ऐसे शेयर हैं जो उन्होंने आज के लिए चुने हैं। लेकिन अब बात करते हैं कुछ ऐसी खबरों की जहां पर आज एक्शन देखने को मिलेगा स्टॉक्स में। और टेलीकॉम पैक पर अविनाश आपकी राय लेना चाहता हूं। सरकार कह रही है कि एक स्पेशल ऑडिट कराएगी टेलीकॉम कंपनियों की। वैसे भी देखिए टेलीकॉम कंपनियां काफी मुश्किल में जूझ रही हैं। कल सुप्रीम कोर्ट में भी मैटर है कॉल ड्रॉप मामले के ऊपर, जो इनको हर्जाना देना है। ये बताइए कौन सा स्टॉक आपको सबसे ज्यादा कमजोर लगता है और इस खबर को आप किस तरह से एनालाइज करेंगे? आई थिंक मुझे लग रहा है कि आइडिया सबसे वीक लग रहा है। मेरे ख्याल से जिस प्रकार का अगर नतीजा कॉल ड्रॉप पे अगर टेलीकॉम कंपनीज के अगेंस्ट जाता है, तो डेफिनेटली जिस प्रकार की बैलेंस शीट पे आइडिया की डेट है और जिस प्रकार का ऑलरेडी इनके पास हमने देखा है कि इनके मार्जिन ऑलरेडी थोड़े से दबाव में थे। मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार का कंपटीशन भी हेमंत पॉसिबली 1-2 महीने में रिलायंस जियो के से साथ आएगा, क्लियरली आइडिया एक ऐसा शेयर है जो शायद और कमजोरी दिखा सकता है। मेरे ख्याल से भारती में भी डेफिनेटली कमजोरी होगी, लेकिन रिलेटिव टर्म्स में आइडिया विल बी अ वीकर काइंड ऑफ शेयर। और अगर आज का ये न्यूज फ्लो है कि यहाँ पे सीएजी इनके अकाउंट्स ऑडिट करेगी, तो ये भी डेफिनेटली एक सेंटिमेंटली नेगेटिव न्यूज फ्लो है। इससे भी डेफिनेटली शेयर्स में एक दबाव देखने को मिल सकता है। तो ओवरऑल टेलीकॉम स्पेस में थोड़ा सा कॉशियस रहना चाहिए। हो सकता है कि आने वाले दिनों में 1-2 दिनों के लिए शायद ये कॉल ड्रॉप और ये एक जो न्यूज फ्लो सीएजी का आएगा, इससे डेफिनेटली थोड़ा सा सेंटिमेंट यहाँ पे नेगेटिव रह सकता है। ओके, तो यहाँ पर सावधान रहे और शॉर्ट करना है तो आइडिया होगा सबसे बेहतर। लेकिन बैंकिंग शेयरों पर राय लेना चाहता हूँ, बैंक निफ्टी पर राय लेना चाहता हूँ। प्रकाश, बताएं आप, क्या सलाह है आपकी? पहले तो मैं डिस्क्लोज करना चाहूंगा, मेरे लॉन्ग पोजीशंस हैं बैंक निफ्टी में। ओके, स्ट्रक्चरली पॉजिटिव है। जो 15,000 का जो लेवल है बहुत ही अहम स्ट्रांग सपोर्ट जोन है। जब तक कि बरकरार है तब तक कह सकते हैं अपमूव इज ऑन। फर्स्ट टेक्निकल टारगेट्स अगर किसी को आज खरीदना है तो एक सेफ्टी मार्जिन मिल जाता है 15,350 का, इसके ऊपर ट्रेड मिल जाता है तो खरीदना चाहिए यहाँ पर। ए बी, मुझे लगता है इसका टारगेट है 15,600 जा सकता है और उसके ऊपर भी अच्छा आपको मिला आजकल में, तो 1-2 दिनों में, तो इसका टारगेट एक्चुअली है 15,718। तो वहां तक तो मुझे लॉन्ग लगता है, इसलिए मेरी पोजीशंस लॉन्ग की हैं बैंक निफ्टी में। डिस्क्लोजर अगेन। ऑलराइट, चलिए, तो बैंक निफ्टी में तेजी का ध्यान है प्रकाश का, निफ्टी में तेजी का ध्यान है। बाजार पर काफी बुलिश हैं और काफी सारे शेयर उन्होंने आपको बताया जहां पर आपको तेजी का व्यू आज रखना चाहिए। शुक्रिया प्रकाश, आज समय निकालने के लिए, सीएनबीसी आवाज पर आकर अपनी राय हमसे शेयर करने के लिए। हमारे दूसरे एक्सपर्ट्स मानस, अविनाश हमारे साथ बने रहेंगे। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद कुछ और ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर आज खुलते ही एक्शन बाजार में देखने को मिलेगा, उन सब पर राय लेंगे हमारे एक्सपर्ट्स। आप देखते रहिए सीएनबीसी आवाज। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं मार्केट काउंटडाउन। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि एनपीएस और डिफॉल्टर्स से जूझ रहे बैंकों की हालत काफी खराब है, लेकिन
उन्होंने साफ किया है कि एनपीएस को लेकर ऐसे कदम नहीं उठाने चाहिए जिससे सुस्ती में फंसी इंडस्ट्री की मुश्किलें और बढ़ जाएं। We don't want to create a situation where we overstate the crisis and in the process the whole activity of lending for growth itself starts suffering because people become extraordinarily defensive. We don't want to reach that situation. So it's that limited category of where there is some kind of a prima facie misconduct or misdemeanor which has taken place by any individual. It's those areas which will be really looked into differently. The ones which are caused on account of the overall slowdown in the economy which took place in the last few years, I think there the possibility of revival as the economy picks up once again would certainly be there. साथ ही आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन ने भी कहा है कि डिफॉल्टर से निपटने की प्रक्रिया जारी है। उनकी लिस्ट जारी की जा रही है और जुर्माना भी लगाया जाएगा, लेकिन ये सभी काम कानून के दायरे में ही किए जा रहे हैं। We have a process by which people are declared willful defaulters. We maintain a registry of willful defaulters and we strengthen the penalties if you are a willful defaulter on your ability to raise money from the system. So I think that process is there. I think one of the problems in the past has been the difficulty of enacting the full process given the necessity for following certain aspects that the judiciary focused on. पहले तो एफएम ने बैठकें की हैं रेगुलेटर्स के साथ, सेबी के साथ, आरबीआई के साथ, और वहां से ये सब एक्शन होता हुआ दिखा है। लेकिन कैसे रीड कर रहे हैं आप इन सब मुद्दों को? सेबी ने कहा है कि विलफुल डिफॉल्टर्स को बाजार से अब वो पैसा नहीं दे सकते, कंपनी को टेक ओवर नहीं कर सकते, तो सेबी काफी कड़े कदम अब उठाती हुई नजर आई अपनी बोर्ड बैठक में। आई थिंक हेमंत, काफी टाइम के बाद सेबी ने ये कदम उठाए और एक तरीके से लॉन्गर टर्म के लिए, मार्केट्स के लिए अच्छा है, क्योंकि हमने देखा है कि काफी हद तक विलफुल डिफॉल्टर्स यानी जो बड़े जो डिफॉल्टर्स है उनके अगेंस्ट ऐसा कोई ठोस कदम गवर्नमेंट ने या बैंकों ने लिया नहीं था। मेरे ख्याल से काफी 50-60 ऐसे बड़े कॉर्पोरेट डिफॉल्टर है जिन्होंने ज्यादातर ये एनपीए का प्रॉब्लम खड़ा किया है। मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली अगर सेबी भी इसको एक रूल के पॉइंट ऑफ व्यू से रेगुलेट करेगी तो डेफिनेटली एक अच्छी बात है, क्योंकि आगे चल के कम से कम जिस प्रकार का डैमेज होगा वो कम से कम होगा। तो ओवरऑल डेफिनेटली सेंटिमेंटली पॉजिटिव है, लेकिन जो एग्जिस्टिंग एनपीए का प्रॉब्लम है उसको शायद रिपेयर करने के लिए थोड़ा सा समय लगे, क्योंकि लीगल प्रोसेस जो है वो काफी लंबा होता है। और हमने देखा है कि किंगफिशर के बारे में अगर हम बात करें तो क्लियरली अभी भी ये क्लियरिटी नहीं है कि इनके बाद आने के बाद, मल्ल्या साहब आने के बाद भी ये पैसा वापस बैंकों को कैसे रिकवर होगा। तो क्लियरली अगर आगे के एनपीएस के लिए क्लियरली थोड़ा सा प्लानिंग और प्रोसेस मेंटेन किया जाता है तो डेफिनेटली एक पॉजिटिव न्यूज। तो बैंकों के लिए पॉजिटिव माना जाएगा साफ तौर पर। एटलीस्ट पीएसयू बैंकों के लिए आगे का जो डिसबर्समेंट है, अगर वहां पे कंट्रोल स्ट्रिक्ट होते हैं और यहाँ पे अगर थोड़ी सी रिजिडिटी होती है तो डेफिनेटली आगे रास्ता पीएसयू बैंकों के लिए ठीक ठाक होना चाहिए। लेकिन इसी पर एक और एक्शन जो स्टॉक इन खबरों के दम पर ज्यादा सुर्खियों में वो है यूनाइटेड स्पिरिट्स। अब एक खबर ये भी आ रही है यूनाइटेड स्पिरिट्स के लिए कि एचडीएफसी के पास 3 लाख शेयर गिरवी रखे हुए थे और एचडीएफसी ने वो गिरवी के शेयर इन्वोक कर लिए, और इसका मतलब ये होता है कि वो शेयर एचडीएफसी ने अपने कंट्रोल में ले लिए, या तो उनके सामने जो कर्ज उन्होंने दिया उसका भुगतान नहीं हुआ होगा। अब एचडीएफसी जब भी चाहे अपने कर्ज की वसूली के लिए उन शेयरों को बेच सकती है। इस खबर का मतलब ये होता है। मानस चार्ट देखकर बताएं यूनाइटेड स्पिरिट्स में क्या मंदी की पोजीशन बनाई जानी चाहिए? ऑलरेडी स्टॉक कमजोर तो हो ही रहा है, अब भी बेचा जाए इस खबर के दम पर? मैं नहीं समझता कि बेचना चाहिए। अब ये जरूर है कि आप अवॉइड करें खरीदारी के लिए, क्योंकि लोअर टॉप लोअर बॉटम्स चार्ट पे देखे जा रहे हैं। नहीं बेचना है उसका एक बड़ा रीजन ये है, लेकिन चार्ट पे आप देखेंगे कि 2350 के आसपास एक बड़ा सपोर्ट है। आरएसआई देखिए तो वहां पर आपको पॉजिटिव डाइवर्जेंस दिखेंगे। तो मेरी राय में यहां पर बिकवाली नहीं करनी चाहिए, खरीदारी के लिए इंतजार करें। स्टॉक एक बार अपने 50 दिनों के मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज हो, जब 2600 के लेवल्स ब्रेक करे तब वहां पर खरीदारी करें, उससे पहले खरीदारी भी नहीं करनी चाहिए। ओके, चलिए, तो बाय भी ना करें इस समय, सेल भी ना करें। हमने देखा था पिछला हफ्ता काफी कमजोरी भरा रहा था इस शेयर के लिए, इसने 52 हफ्ते के नए निचले स्तर छुए थे, लेकिन शुक्रवार को थोड़ा सा रिकवरी स्टॉक में देखने को मिलती, लेकिन रिकवरी देखने को मिल रही है इस समय एसजीएफ निफ्टी में। यहां पर नजर होनी चाहिए। जब हमने कार्यक्रम की शुरुआत की थी आधा घंटा पहले, तो हमने देखा था 40-42 पॉइंट की तेजी थी एसजीएफ निफ्टी में, और अब आप देखिए तेजी बढ़कर 60 पॉइंट से ज्यादा की हो चुकी है। जी हाँ, एशियाई के बाजारों में आप देखिए जिस तरह से एक अच्छी रैली बनी हुई है,
उसका फायदा मिल रहा है। शंघाई के मार्केट्स यानी चाइना के बाजार देखिए 2% मजबूती के साथ इस समय ट्रेड करते हुए। लेंगे एक ब्रेक के बाद कुछ और स्टॉक्स पर बात करेंगे, लेकिन अब हमारे साथ शायद एलकेपी सिक्योरिटीज के डेरिवेटिव एनालिस्ट गौरव बिस्सा भी जुड़ने वाले हैं, उनसे भी पूछेंगे कि वो कैसे अप्रोच कर रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन इस बीच कुछ और स्टॉक्स है जहां पर मैं एक्सपर्ट से राय लेना चाहता हूं। उनमें से एक है टाटा मोटर्स। ग्लोबल बिक्री के आंकड़े आए हैं टाटा मोटर्स के इस वीकेंड पर और 17% ग्लोबल होलसेल बिक्री बढ़ी है। जीएलआर की बिक्री में अच्छी बढ़त नजर आ रही है। ये स्टॉक मैं देखा हूं, वैसे तो अब काफी हद तक मल्टीनेशनल स्टॉक हो चुका है क्योंकि बाहर काफी बड़ा कारोबार है और अब जेएलआर के दम पर ही टाटा मोटर्स के स्टॉक में तेजी होती है। तो ग्लोबल मार्केट की तेजी और रिकवरी के साथ टाटा मोटर्स में तेजी देखी जाती है। खरीदना चाहिए इन लेवल्स पर? अविनाश, क्या कहेंगे आप फंडामेंटली? आई थिंक डेफिनेटली अनिल, नंबर देखने के बाद तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि शेयर में नॉट ओनली शॉर्ट टर्म बट आगे भी अगर ये वॉल्यूम ग्रोथ मेंटेन होता है तो डेफिनेटली मेंटेन करना चाहिए। मेरी राय में टाटा मोटर्स का डीवीआर वुड बी एन इंटरेस्टिंग चॉइस, क्योंकि यहाँ पे अभी भी जो डिस्काउंट फ्रंटलाइन के शेयर के लिए है वो काफी सिग्निफिकेंट है और जिस प्रकार से इस टाटा मोटर्स के डीवीआर को इंडेक्स में इंक्लूड किया जा रहा है तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे नॉट ओनली शॉर्ट टर्म बट इवन मीडियम टर्म में काफी एक्शन देखने को मिलेगा। तो टाटा मोटर्स डीवीआर कैन बी अ गुड चॉइस। टाटा मोटर्स की डीवीआर पर आपकी नजर होनी चाहिए, यहाँ पर एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। लेकिन अब हमारे साथ डेरिवेटिव एक्सपर्ट भी जुड़ चुके हैं, गौरव बिस्सा। हाय गौरव, गुड मॉर्निंग। बताइए मार्केट्स में कितनी तेजी आज आपको होती हुई दिख रही है? गुड मॉर्निंग। अगर आप देखेंगे तो बाय ऑन डिप्स की ही सलाह हो रही है मार्केट में, तो मेरा मानना है कि आपको एक बार 7600 के राउंड अबाउट आपको देखने मिल सकता है। पॉसिबिलिटी है कि एक बार 7580 7600 स्पॉट में एक बार टेस्ट करने की कोशिश करें निफ्टी। सस्टेनेबिलिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। सिर्फ लेवल्स को अगर हम देखें कि हाँ 7600 टच कर लिया है, लेकिन क्या हम सस्टेन कर पाएंगे 7550, वो महत्वपूर्ण है। अगर आज क्लोजिंग आती है 7550 के ऊपर तो मेरा मानना है जो रोड्स हैं 7650 7700 तक वो ओपन अप हो जाएंगी और वो एक ऐसा सेंटिमेंटल पुश निफ्टी को मिलते हुए दिखेगा फिर। ओके, तो तेजी बनने की पूरी संभावना, और इतनी ही तेजी बनने की संभावना क्या गौरव आपको इसमें भी दिख रही है बैंक निफ्टी में? और बैंक निफ्टी भी क्या 15500 के पार जाने के लिए तैयार हो रहा है? देखिए 15500 के संकेत तो नहीं आ रहे हैं, लेकिन हाँ 15400 15450 राउंड अबाउट वो टाइप्स की आप बात कर सकते हैं। 15500 बहुत ही महत्वपूर्ण लेवल है। वहां से मुझे लग रहा है जो सेकंड राउंड है शॉर्ट कवरिंग का और फ्रेश लॉन्ग्स का जो फॉलो होगा वो एक एंटिसिपेशन आप कर सकते हैं 15500 के ऊपर। तो ये प्रीएम्प्ट करना मेरे से शायद वो बेहतर नहीं होगा, क्योंकि भी निफ्टी का कुछ क्लोजिंग पिछली बार फ्राइडे को 15150 के आसपास आई है, तो 350-400 पॉइंट यहाँ से आप अज्यूम नहीं कर सकते हैं कि उसके बाद और ब्रेकआउट आएगा। लेकिन हाँ, आपको यहाँ से 300-350 पॉइंट की आप उम्मीद कर सकते हैं आ जाए। 15500 में प्रीएम्प्ट नहीं करूंगा, लेकिन अगर सस्टेन हो गया तो मेरा मानना है अच्छी खासी आपको मूवमेंट आपको करंट सीरीज में देखने मिल सकती है। ओके, और आपकी पिक्स पर भी बात करेंगे। मैं देख रहा हूं आपके पिक्स में भी काफी सारी चीजें कॉमन हैं जो पहले हमारे एक्सपर्ट्स देकर गए हैं। मारिको पर बुलिश थे हमारे एक्सपर्ट प्रकाश, और हेवल्स पर भी मानस भी बुलिश थे, प्रकाश भी बुलिश थे। तो कंसेंसस हेवल्स के ऊपर निकल कर आ रहा है। देखूंगा ये शेयर में क्या होने वाला है। एफएनओ में भी बताइए, क्या डेटा ऐसा लग रहा है कि आज तेजी करनी चाहिए हेवल्स में? जी लग तो रहा है। अगर आप देखेंगे कि शॉर्ट कवरिंग का सिलसिला शुरू हुआ है, जो ऑप्शंस एक्टिविटी है वो ज्यादा बढ़ चुकी है। 300 कॉल ऑप्शन में बाइंग शुरू हो चुकी है, लेकिन मैं छोटा एक टारगेट के लिए प्ले कर रहा हूं। मैं 300 के लेवल जो है वो एक बार टेस्ट हो सकते हैं। 300-305 जो बड़ी आप रैली कीजिए या बड़ी एक मूवमेंट की अगर बात करें तो वो एक 305-300 सस्टेन कर लेगा, तब आपको एक 320 तक के लेवल्स देखने मिलेंगे। और 320 सस्टेन हो गया तो आपको पूरी दुनिया कहेगी नहीं ये तो 350 के पहले रुकेगा नहीं, फिर चाहे रुके रहने की अलग बात है, लेकिन अच्छा मूवमेंट हमको देखने मिल सकता है। तो फिलहाल मैं एक स्टैगर्ड वे में बाय की सलाह दूंगा। जैसे स्टार्टिंग में 300 के लिए रखिए, फिर ट्रेलिंग करते रहिए, वो आपके हिसाब में सबसे वो बेहतर होगा। ओके, तो ये है राय हेवल्स पर खरीदारी करने की, मानस की भी, प्रकाश गाबा की भी और गौरव बिस्सा की भी। मैरिको ये एक और स्टॉक है जो प्रकाश गाबा ने भी खरीदारी करने की राय दी थी और आज यहाँ पर गौरव भी मैरिको खरीदारी करने की राय दे रहे हैं। वो स्टॉक भी आपके सामने हाजिर होगा। लेकिन उसके अलावा जो गौरव की राय खरीदारी की, उनमें एक इंटरेस्टिंग और नया स्टॉक दिख रहा है। पहले मैं उस पर बात करूं, आईजीएल। गौरव बताइए क्यों पसंद है आपको? देखिए आईजीएल में सेल की सलाह दे रहा हूं। अगर आप देखेंगे
540 एक ऐसा लेवल जहां से फ्रेश शॉर्ट्स के सिलसिले शुरू हुए थे। एक या 2 दिन पहले वापस से कोशिश कर रहा था कि मैं सस्टेन कर ले, लेकिन सस्टेन हो नहीं पाया। 545 547 का एक हाई मार के वापस एक बार स्टॉक नीचे आया, ट्रेडिंग शॉर्ट्स वगैरह बने हैं, तो मुझे इसमें शॉर्ट कवरिंग दिख नहीं रही है। एक अच्छा मोमेंटम निफ्टी में है, लेकिन ये पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, तो ये दर्शा रहा है कि नहीं इसमें थोड़ी और वीकनेस आ सकती है। तो जब तक ये 545 45 सस्टेन नहीं होता है, मैं ये राय नहीं दूंगा कि इसमें बाय कीजिए। तो आप सेल ऑन राइज का ही है, तो आज अगर आप इसको चाहे तो बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं फ्यूचर्स को। 540.5 का स्टॉप लॉस होगा और 515 का इसमें लक्ष्य होगा, इसके लिए आप ये कर सकते हैं। ओके, चलिए, तो आईजीएल ये एक इंटरेस्टिंग स्टॉक है जहां पर बिकवाली करने की राय हमारे एक्सपर्ट आपको दे रहे हैं। मानस, कच्चे तेल में जिस तरह से उछाल देखने को मिला है, ये बताइए केन जैसे स्टॉक्स में क्या आज तेजी की पोजीशंस बनानी चाहिए और कौन से लेवल्स आप अहम मान रहे हैं केन के लिए आज? देखिए, पिछले हफ्ते जब स्टॉक ने 135 के लेवल्स ब्रेक किए थे, तभी ये बात बहुत क्लियर हो गई थी कि स्टॉक कम से कम अपना 200 दिनों का मूविंग एवरेज टेस्ट करेगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि आज या कल में केन इंडिया अपना 200 दिनों का मूविंग एवरेज जो कि 155 के आसपास है, उसको टेस्ट कर लेगा। तो बिल्कुल जिस तरह की 3-4 दिनों की रैली देखने को मिली है, मैं सोचता हूं थोड़ी सी गिरावट आए, 142 के लेवल्स देखने को मिले तो वहां पर खरीदारी करें, 138 का स्टॉप लॉस लगाएं और आप बिल्कुल उम्मीद कर सकते हैं कि 155 के लेवल्स जल्दी ही देखने को मिलेंगे स्टॉक में। ओके, चलिए वक्त एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद मैं एक स्टॉक पर राय लेने वाला हूं और वो है वोल्टास, और साथ ही एक और स्टॉक है जो बड़ा इंटरेस्टिंग है, टाटा मोटर्स डीवीआर। इन दोनों स्टॉक में किस तरह की पोजीशन बनाएं, तेजी की या मंदी की, बताएंगे हमारे एक्सपर्ट इस ब्रेक के बाद। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं मार्केट काउंटडाउन। हमारे साथ हमारे 3 खास मेहमान मानस जायसवाल, अविनाश गोरक्षकर और गौरव विसा बने हुए हैं, और हम चर्चा कर रहे हैं उन स्टॉक्स की जहां पर एक अच्छा एक्शन आज के सत्र में देखने को मिलेगा। गौरव, ये बताइए, मारिको, हेवेल्स, टाटा मोटर्स, डीवीआर, आईजीएल, ये तमाम आपके स्टॉक आइडियाज हैं, लेकिन अगर इनमें से कोई एक शेयर पर काम करना हो तो टॉप पिक आपकी इसमें से कौन सी होगी? जिसमें फिर मैं मैरिको की सलाह दूंगा। इसमें अच्छा खासा लॉन्ग पोर्शंस वगैरह बनते जा रहे हैं। मेरा कंटिन्यूएशन है कॉल्स का, आपको सिस्टर चैनल्स पे मैं दे चुका हूं, लेकिन यहाँ से मुझे लग रहा है कोई यहाँ से 10 रुपीज तक के आपको मिल सकते हैं। रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है, मोमेंटम है, सब कुछ फेवर में है, तो ये थोड़ा बेटर लग रहा है मुझे। ओके, मैरिको एक अच्छा स्टॉक है, साथ ही टाटा मोटर डीवीआर खरीद सकते हैं, लेकिन वोल्टास ये एक और स्टॉक है जो मानस ने चुना है खरीदारी करने के लिए आज से अपनी पिक के तौर पर, क्योंकि यहां पर एक तेजी की पोजीशन बनाई जा सकती है। मानस, बताएं क्या टारगेट्स हैं इसके लिए? देखिए, पिछले करीब 3-4 ट्रेडिंग सेशंस में हमने करेक्शन देखा था स्टॉक में, पर अल्टीमेटली 238 के आसपास स्टॉक ने फ्राइडे के सेशन में सपोर्ट किया और एक बहुत ही बढ़िया रिकवरी देखने को मिली है। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि उस रिकवरी के साथ वॉल्यूम देखे गए हैं स्टॉक में। मैं उम्मीद करता हूं कि जल्द ही स्टॉक जो 238 239 के 248 249 के रेजिस्टेंस बने हुए हैं उसको ब्रेक करेगा, और कम से कम अगर एक टारगेट सेट करके चले तो वो 260 रुपए के टारगेट होंगे। तो मेरी राय में यहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए और अपने स्टॉप लॉसेस 240 के नीचे रखने चाहिए। ओके, तो ये एक और ऐसा स्टॉक है जहां पर आपकी नजर होनी चाहिए। लेकिन अविनाश, मैं आपकी लिस्ट में भी देख रहा था भेल और एलएनटी, ये 2 ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर आप नेगेटिव हैं। क्या आईपी के आंकड़ों से आप डिसअपॉइंटेड हैं यहाँ पर, इसलिए आप मंदी करने की राय दे रहे हैं, या आपको लगता है जितनी तेजी होनी थी हो चुकी है इसमें अभी? आई थिंक शॉर्ट टर्म में हेमंत, मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार के आईआईपी के ग्रोथ के एक्सपेक्टेशंस थे उससे कहीं खराब नंबर्स आए हैं, और अभी इस हफ्ते में WPI CPI नंबर्स आने वाले हैं। मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार की रिकवरी हमने शायद मैक्रो रिकवरी कॉर्पोरेट कैपेक्स को लेके या कैपिटल गुड्स कंपनीज को देखे करी थी, मेरे ख्याल से शायद मार्केट्स अभी इस बात पे वेट कर रहे हैं कि आने वाले पॉलिसी में शायद रेट कट हो या ना हो। मेरे ख्याल से ऑर्डर बुक अभी भी वीक है, और हो सकता है कि 4th क्वार्टर और मे बी 1st क्वार्टर ऑफ FY17 यहाँ पे भी कोई बड़ा इंप्रूवमेंट ना आए। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि रिलेटिव टर्म्स में अगर LNT और BHEL का अगर चॉइस करना है तो मुझे लग रहा है कि BHEL में शायद थोड़ा सा और कमजोरी का दौर शायद जारी रहेगा। LNT में डेफिनेटली शेयर थोड़ा सा करेक्ट हो चुका है, बट अगर रियल री-रेटिंग अगर हमको देखना है तो मेरे ख्याल से वो सेकंड हाफ ऑफ 2016 में देखने को मिलेगा। तो नियर टर्म में मुझे लग रहा है कि कैपिटल गुड स्पेस में हो सकता है कि थोड़ी सी कमजोरी कंटिन्यूसली रहे। गौरव, क्रॉम्पटन ग्रीव्स के स्टॉक पर राय दीजिए। आज यहाँ पर एक आखिरी दिन है, जो कुछ भी कारोबार इन्हें अलग करना है वो कल से अलग हो जाएगा, और जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो आज एक्सपायर हो जाएंगे।
अगर किसी भी ट्रेडर की क्रॉम्पटन ग्रीव्स में तेजी या मंदी की पोजीशन है जो कि आज 3:30 बजे खत्म होनी है, अगर वो ना काटे तो ये बताइए क्या करना चाहिए उन्हें? देखिए, मेरा ये मानना है कि अगर पोजीशंस है तो दो ढाई बस एक बार एग्जिट करें तो बेहतर होगा, क्योंकि लास्ट 1 आवर में वोलेटिलिटी काफी भारी हो सकती है। अब बोलना डिफिकल्ट हो जाता है कि आपको स्टॉप लॉस का भी ट्रिगर होने का मौका मिले या ना मिले। तो हमने जो अपने क्लाइंट्स को एक स्ट्रेटजी सलाह दी थी वो थी स्ट्रैंगल आप सेल कीजिए, क्योंकि 10 रुपए ऊपर नीचे का स्ट्रैंगल हमने 2 रुपए 2.25 रुपए में सेल किया है। तो अगर किसी को फ्रेश बनाना है तो आप स्ट्रैंगल सेल कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप आउट ऑफ द मनी एक्सपायर होता है काउंटर आपको फुल पैसा आपको मिलेगा। लेकिन अगर किसी के पास ऑलरेडी पोजीशन है और अगर पैसा आ रहा है तो मेरे हिसाब से आपको 2 बजे तक एग्जिट कर देना चाहिए, वरना जो वोलेटाइल मार्केट होगा क्रॉम्पटन के लिए वो शायद आपको थोड़ा दिक्कत दे सकता है। ओके, चलिए, तो ये राय क्रॉम्पटन ग्रीव्स पर निकल कर आ रही है, लेकिन सरकार ने बड़ी फार्मा कंपनियों पर शिकंजा कसा है और 300 से ज्यादा दवाओं पर रोक भी लगा दी है। क्यों लगी है ये रोक, बताने के लिए हमारे सहयोगी डिम्पी कालरा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डिम्पी, बताइए कौन सी कंपनियां हैं जिन पर आज असर देखने को मिलेगा इस रोक के चलते? हेमंत, अगर आप देखिए आज जो ज्यादातर बड़ी फार्मा कंपनीज है उन पे थोड़ा सा दबाव इसलिए रह सकता है क्योंकि 300 दवाओं पे रोक लगाई है सरकार ने, और इसके पीछे 2 बड़ी दलील दी गई है। पहला तो ये सारी दवाएं एफडीसी पे है। एफडीसी का मतलब यहाँ पे यानी कि वो ऐसी दवा जिसको आपको फिक्स डोज के तौर पर बनाना पड़ता है कि आप लिक्विड के साथ उस दवा को बनाते हैं और एक फिक्स डोज आपको लेनी होती है, और ज्यादातर ये एंटीबायोटिक ही होती है। तो ये जो एंटीबायोटिक बनाने वाली कंपनीज है उन पे आज असर आएगा, जिसमें आप फाइजर को काउंट कर सकते हैं, बोल्ट को आज काउंट कर सकते हैं। इसके अलावा वोकार्ड के भी काफी सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं जो कि एफडीसी दवा के मोड में ही दिए जाते हैं, यानी कि ज्यादातर एंटीबायोटिक बनाती है। असल में सरकार ने जो दलील दी है उसमें पीछे ये दिया है कि एक तो इनके पास मंजूरी होती नहीं है, ये एक राज्य से मंजूरी लेते हैं और देश भर में बेचते हैं, और अब डीजीसीए का ये कहना है कि अगर आपको बेचना ही है तो पहले हमसे मंजूरी लेनी होगी। अभी तक ज्यादातर इनसे मंजूरी मिलती नहीं थी इनको। दूसरी इंपॉर्टेंट बात उनका ये भी कहना है क्योंकि जो एंटीबायोटिक दवा है इससे बॉडी की जो रेजिस्टेंस पावर है वो काफी हद तक कम होती जाती है, क्योंकि एक सिंपल से प्रिस्क्रिप्शन के तौर पर सबसे पहले एंटीबायोटिक दवा ही दे दी जाती है डॉक्टर के द्वारा। तो इस पे भी एक तो रोक लगानी चाहिए सरकार ने। और तीसरा इंपॉर्टेंट जो रीजन दलील दिया कि इन एंटीबायोटिक का एक मिसयूज भी बहुत होता है, क्योंकि मास लोगों के बीच में जाते हैं और इसका मिसयूज होता है। तीसरे 3 बड़े ऐसे रीजन दिए जिसकी वजह से इन दवाओं पर रोक लगाई है। कुल मिला के करीब 1500 करोड़ रुपए के आसपास का असर पड़ सकता है डोमेस्टिक फार्मा कंपनीज को, और आगे चल के जो सबसे असर पड़ेगा वो कहीं फाइजर को पड़ेगा, क्योंकि कॉरेक्स का जो इसका मेन डिवीजन है जिससे काफी अच्छी आय आती है उसमें पूरी तरह से असर देखने को मिलेगा इस दवा जो कि रोग की कैटेगरी में आई है। शुक्रिया डिम्पी आपका इस जानकारी के लिए। दलीलें ये भी दी जा रही हैं कि दरअसल विदेश में इस तरह के कॉम्बिनेशंस नहीं बिकते हैं और भारतीय बाजारों में इस तरह के कॉम्बिनेशंस को बेचा जा रहा है। तो देखना होगा कितना इम्पैक्ट आज देखा जाएगा इन बिल्कुल ढेर सारी ऐसी दवाएं हैं जो रेगुलेटेड मार्केट में नहीं बिकती और अनरेगुलेटेड मार्केट में बिकती, तो उन पर रोक लगाने की तैयारी सरकार की। लेकिन फार्मा शेयरों पर किस तरह का असर पड़ेगा ये जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के पहले हम बात कर रहे थे फार्मा शेयरों की। कई फार्मा कंपनियों के लिए है ये थोड़ी सी बुरी खबर। अविनाश, कैसे देखते हैं आप इन खबरों पर, और क्या बहुत बड़ा असर पड़ेगा उस लिहाज से फार्मा शेयर क्या नेगेटिव रिएक्शन कर सकते हैं या पचा लेगी कंपनियां ये? ना, आई थिंक मुझे लग रहा है कि कंपनीज जैसे एबॉट और वोकार्ट है, थोड़ा सा ग्लेनमार्क है, इनका जो परसेंटेज है फिक्स डोसेज का वो शायद मेरे ख्याल से 35-40% से ज्यादा है इनके ओवरऑल प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में। तो हो सकता है कि क्लियरली मे बी नॉट ये क्वार्टर में, 4th क्वार्टर में शायद इसका पूरा इम्पैक्ट ना आए, लेकिन FY17 में डेफिनेटली थोड़ा सा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि अगर यहाँ पे गवर्नमेंट थोड़े से कंट्रोल्स एडॉप्ट करती है तो डेफिनेटली आपको थोड़ा सा मार्जिन प्रेशर देखने को मिलेगा। आई थिंक क्लियरली जो बात हो रही थी कि पूरे स्टेट्स में ये दवाइयां डिस्ट्रीब्यूट होती है जबकि इनके अप्रूवल्स इनके पास नहीं होते, तो थोड़ी बहुत दिक्कत तो डेफिनेटली होगी। तो मेरे ख्याल से गिने चुने 2-3 कंपनीज है जहां पे मेरे ख्याल से ये जो वीक ट्रेंड है वो शायद आपको देखने को मिले। बिल्कुल, तो ये 2 बड़ी MNCs हैं, एबॉट और फाइजर की एक दवा मैं देख रहा हूं, कॉरेक्स जो काफी फेमस ब्रांड है, उसके ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ा है। तो देखना होगा ये 2 स्टॉक्स मोटा मोटी किस तरह से रिएक्ट करते हैं। 15 से 17% सेल्स एबॉट की इम्पैक्ट होगी और 12 से 13% सेल्स फाइजर की भी इम्पैक्ट होगी इस बड़े आदेश के बाद। तो इन दोनों शेयरों पर आपकी नजर जरूर होनी चाहिए। एक बार चार्ट चेक भी ले लेते हैं मानस। हालांकि लिक्विड स्टॉक्स हैं, बड़े शेयर हैं, यहां पर शॉर्ट करने की सलाह तो जनरली कोई देता भी नहीं है, लेकिन सपोर्ट लेवल्स कौन से इन दोनों ही शेयरों के लिए?
देखिए, मैं ये दोनों ही शेयर ट्रैक नहीं करता, तो इस पे मेरे को व्यू देना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। ओके, तो फिर आप राय दीजिए, वोखार्ड और ग्लेनमार्क पर ये लिक्विड हैं और इनके ऊपर भी इम्पैक्ट है, हालांकि इतना बड़ा नहीं है लेकिन जरूर इम्पैक्ट है, इस लिस्ट में हम देख रहे हैं। इन दोनों के चार्ट्स कैसे लगते हैं? देखिए, वोखार्ड की जहां तक बात है, पिछले दिनों हमने एक स्मार्ट रिकवरी देखी और पैटर्न को देख के ऐसा लगता है कि शायद आने वाले टाइम में और बेहतर प्राइस देखने को मिलेंगे। वोखार्ड अपना 50 दिनों का मूविंग एवरेज जो कि 1070 के आसपास है, वो टेस्ट कर सकता है। तो मेरी राय में तो अगर किसी नेगेटिव न्यूज के चलते स्टॉक में गिरावट या करेक्शन देखने को मिले तो वहां पर खरीदारी करनी चाहिए। जो रेंज होगी, मैं समझता हूं कि 920, 930 एक ही बहुत ही बढ़िया रेंज है स्टॉक को बाय करने के लिए। लोअर लेवल पे सपोर्ट की अगर बात करें तो वो 890 एक बड़ा सपोर्ट चार्ट पे दिखता है। तो मेरी राय में वोखार्ड में गिरावट पे खरीदारी करनी चाहिए। ओके, गिरावट पर खरीदारी करें वोखार्ड में, ये है राय। और ग्लेनमार्क के लिए भी ऐसी राय होगी क्योंकि यहाँ पर भी कुछ पॉजिटिव खबरें आएंगे। एक ANDA को अप्रूवल मिली है। चलिए, वक्त एक और ब्रेक का, और इस ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तो नॉन स्टॉप एक्शन होगा आपके लिए बाजार का। बताएंगे आपको किस तरह की होगी शुरुआत भारतीय बाजारों की प्री ओपनिंग सेशन में। रुपए की चाल पर रखेंगे नजर। FI ब्रोकरेज किन शेयरों पर रिपोर्ट्स दे रहे हैं और साथ ही स्टॉक 2020 का अपडेट, सब कुछ एक्शन पहला सौदा में एक छोटे से ब्रेक के बाद।